हेलो स्टूडेंट्स। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का अपने आज रिवीजन करेंगे। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रेगुलर फीडबैक आता रहता है कि मैट के प्रोविजंस को सर लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, रटना पड़ रहा है। स्पेशली जो एंड में जाकर के दो पार्ट्स आते हैं। नंबर वन कौन सा? इन डेज कंप्लायंट वालों के लिए ओसीआई के जो एडजस्टमेंट्स होते हैं, ये काफी सारे स्टूडेंट्स रट रहे हैं, उसका लॉजिक उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। एंड सेकेंड इज कि जहां पर एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट साइन हो जाती है, तो उस कारण से जो मैट में रिलीफ मिलता है, उसका भी स्टूडेंट्स को लॉजिक नहीं समझ में आता है। तो उनके लिए या तो वो उस पार्ट को छोड़ दे रहे हैं, या फिर वो बस उसे रट के चले जा रहे हैं। अब देखो, रटने में प्रॉब्लम यही है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता। क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ ट्विस्ट रहता है। जिसने रटा है वो फंस जाएगा, जिसने समझा है वो निकल जाएगा। तो इस रिवीजन वीडियो के अंदर बहुत शॉर्ट क्रिस्प रिवीजन करेंगे अपने, लेकिन सब चीज का लॉजिक बताऊंगा ताकि तुमको आगे कभी मैथ के लिए कुछ भी रटना नहीं पड़े। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर, मैथ सिर्फ और सिर्फ कंपनी को एप्लीकेबल होता है, ना कि किसी भी और एसएससी को। बाकी एसएससी के लिए ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता है, कंपनी के लिए मैट होता है। सर सेक्शन कौन सा है? 115 जीबी। सर मैट के अंदर क्या लॉजिक है? मैट के अंदर सिंपल सा लॉजिक है, जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी नॉर्मल प्रोविजन से बन रही है उसे देखिए, और मैट के लिए हम लोग बुक प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे। बुक प्रॉफिट का 15% देखिए, बुक प्रॉफिट निकालिए और उसका 15% देखिए। बुक प्रॉफिट का 15% या एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी, विच एवर इज हायर, ये आपकी मैट है। लेकिन कंडीशन सर जी इसके अंदर ये है कि जैसे आप टोटल इनकम निकालते हो नॉर्मल प्रोविजन के अंदर, और अगर कंपनी के केस में मोर देन 1 करोड़ का टोटल इनकम होता है तो सरचार्ज लगता है, वैसे ही मैट के केस के अंदर बुक प्रॉफिट के लेवल को हम लोग देखेंगे। 1 करोड़ से अगर ज्यादा है तो डोमेस्टिक कंपनी में 7%, फॉरेन कंपनी में 2% सरचार्ज, और अगर बुक प्रॉफिट 10 करोड़ से ज्यादा है तो डोमेस्टिक कंपनी के अंदर 12%, फॉरेन कंपनी के अंदर 5% सरचार्ज। ये सरचार्ज प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस लगाएंगे। अब हम लोग देखेंगे मैट और नॉर्मल टैक्स, जो भी ज्यादा है वो एसएससी की टैक्स लाइबिलिटी बनेगी फॉर दैट प्रीवियस ईयर। ठीक है सर। सर मैथ को कंप्यूट करने के लिए आपने बोला बुक प्रॉफिट देखना है, तो सर यहाँ पर बुक्स का मतलब क्या होता है? बुक्स का मतलब होता है शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आपने जो बुक बनाई है, हम लोगों को उसके हिसाब से जो नेट प्रॉफिट है उससे स्टार्ट करना है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। सर एक चीज बताइए, कुछ कुछ स्पेसिफिक कंपनीज होती है, जैसे कि क्या? जैसे कि आपकी इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, या फिर कंपनीज इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या आपने सीए इंटर में पढ़ा है। ये सारी कंपनीज के लिए सर जो प्रॉफिट लॉस बनता है वो शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं बनता है, इनके जो स्पेसिफिक एक्ट्स है उनके हिसाब से बनता है। तो सर इनके अंदर इस टाइप की कंपनीज के अंदर आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर जो उनकी एक्ट गवर्न करती है उसके हिसाब से आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, और उसी के हिसाब से आप बुक प्रॉफिट निकालेंगे। सर आपका एक क्वेश्चन और आएगा दिमाग के अंदर कि सर ये वाला पॉइंट क्या है? ये हम लोग कई सारे जगह पर देखते हैं, मगर इसका लॉजिक आज तक नहीं समझ में आया। मैं बताता हूँ, देखो। जब ये वाला बात बोला गया कि भाई शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप अपने बुक्स बनाओगे, और उसके हिसाब से जो आपकी प्रॉफिट निकलेगी उससे आप बुक प्रॉफिट कंप्यूट करोगे, तो लोगों ने पता है क्या करना स्टार्ट किया? लोगों ने ये करना स्टार्ट किया कि ठीक है, हम अपने एजीएम के अंदर शेयर होल्डर्स को दिखाने के लिए, शेयर होल्डर्स को इम्प्रेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक डिफरेंट सेट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाएंगे, जिसके अंदर सुपर हाई प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग पॉजिटिव होगा। और फिर बुक प्रॉफिट निकालने के लिए कंपनीज एक्ट के अंदर ही कुछ कुछ अजम्पशंस, अकाउंटिंग पॉलिसीज, कुछ प्रिंसिपल्स को ट्विक कर देंगे, और एक डिफरेंट सेट ऑफ अकाउंट्स बना देंगे जिसके अंदर प्रॉफिट उस वाले सेट से कम होगा। गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई, ये नहीं चलेगा। आपको जो अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और डेप्रिसिएशन वगैरह के जो भी रेट्स आपने फॉलो किए हैं फॉर द पर्पस ऑफ द अकाउंट्स, पीएल, जो आपने एजीएम में ले डाउन किया है, वो ही सेम आपको सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे इवन फॉर द पर्पस ऑफ योर बुक प्रॉफिट कंप्यूटेशन। तो ये लॉजिक है कि आप हमेशा याद रखिएगा कि दोनों सेट जो है वो सेम होने चाहिए, अलग नहीं हो सकते हैं। सर
बुक प्रॉफिट कंप्यूट कैसे करते हैं? बुक प्रॉफिट कंप्यूट करने के अपने 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? हमें नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नेट प्रॉफिट बिफोर ओसीआई। तो सर ओसीआई का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? नहीं। स्टेप 4 में बात करेंगे ओसीआई के बारे में। अभी आप स्टार्ट करोगे नेट प्रॉफिट बिफोर ओसीआई एज पर द प्रॉफिट लॉस। उसके अंदर एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 115 जेबी सबसेक्शन 2 के अंदर कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स बोले हैं, आप वो करोगे। फिर डीमर्जर के लिए कुछ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स आप वो करोगे, और फिर यहाँ पे हमने बिफोर ओसीआई लिया था, तो उस ओसीआई का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर होगा विथ रिस्पेक्ट टू आइटम्स दैट विल नेवर बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। अब एक एक को डेप्थ में जाकर के स्टडी करेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो देखो नेट प्रॉफिट बिफोर ओसीआई लेना है। अब हम लोग किस पे जाएंगे? स्टेप 2 पर जाएंगे, जो है एडजस्टमेंट्स टू द नेट प्रॉफिट, जो आपको एक्सप्लेनेशन 1 बताती है। सर ये एडजस्टमेंट्स पे मैं जाऊं उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका फ्लेवर देता हूं। सर ये एडजस्टमेंट्स के सर दो पार्ट है। एक है आपका कुछ कुछ चीजें जो आपके इस नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगी, और कुछ कुछ चीजें हैं जो आपके इस नेट प्रॉफिट को डिक्रीज करेंगी। बेसिकली अगर थीम तुमको बताऊं ना, तो थीम ये है कि हम लोगों को उस टाइप के इनकम्स को हटाना है जो कि या तो नोशनल इनकम है, एक्चुअल इनकम ही नहीं है, या फिर किसी ऐसे इनकम को हटाना है जिसके ऊपर मैट लेना ना सही नहीं होगा, एथिकल नहीं होगा। अब सर जिन जिन इनकम्स को हमने हटाई है, कोरेस्पॉन्डिंगली उनके एक्सपेंडिचर्स को भी हटाएंगे, वरना टैक्स पेयर को फायदा मिल जाएगा। मैंने ऊपर से इनकम हटा दी और इधर खर्चे भी अलाउ कर दिए, तो भाई इंक्रीजेस में कौन? इंक्रीजेस में वो एक्सपेंडिचर्स है या तो जिनका डिडक्शन देना अनएथिकल होगा मैट के लिए, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के लिए, जिनका डिडक्शन नहीं बनना चाहिए, या फिर जो नोशनल लॉसेस है, या फिर कोई ऐसे एक्सपेंडिचर्स है जिनका मैंने इनकम हटा दी। अब जो मैंने तुमको एक थीम दिया है ना, इस थीम के संग मेरे संग सारे के सारे एडजस्टमेंट्स करो। कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज का ना कोरेस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट होता है, तो उनको संग संग में करते हुए चलेंगे, ठीक है। पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई किन किन चीजों से हम लोगों को इंक्रीज करना है। ये जो चीजें आपको इंक्रीज करनी है ना, इसके अंदर एक कंडीशन ये है कि इंक्रीज आपको तभी करनी है जब फर्स्ट प्लेस में वो चीज डेबिट हुई थी, यानी कि जब फर्स्ट प्लेस में वो वाली चीज का डिडक्शन मिला था। अगर किसी चीज को मैंने कम नहीं किया तो उसे बढ़ाऊं क्यों? यही प्रिंसिपल है, ठीक है। सर लॉजिकली मेरे साथ एक एक चीज के ऊपर अग्री करते चलना। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या सर बुक प्रॉफिट कंप्यूट करना इनकम टैक्स का पार्ट है? जी हाँ, इनकम टैक्स निकालना है। मैट इज अ टाइप ऑफ इनकम टैक्स। तो सर इनकम टैक्स निकालने के लिए क्या मेरे को इनकम टैक्स का ही खर्चा मिल सकता है क्या? दी आंसर इज नो। तो सबसे फर्स्ट चीज है कि अगर आपके पीएल के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर इनकम टैक्स पेड या पेएबल डाला हुआ है, या उसकी कोई प्रोविजन डाली हुई है, तो प्लीज उसे एड बैक कर देंगे। सर इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट, हेल्थ एजुकेशन सेस, सरचार्ज, क्या सर ये तीनों चीजें इनकम टैक्स में आएंगी? यस, इंटरेस्ट, सरचार्ज, एचईसी आएंगे, लेकिन सर पेनल्टी या फाइन जो आपने इनकम टैक्स में पे किया है उसे ऐड बैक नहीं करना है, नहीं करना है उसे ऐड बैक। सर एक चीज बताइए, इनकम टैक्स का तो समझ में आया, लेकिन जो बाकी टैक्सेस होते हैं सर, बाकी टैक्सेस कौन से? जीएसटी हो गए, एक्साइज टैक्स हो गए, वेल्थ टैक्स हो गए, गिफ्ट टैक्स हो गए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। दोस्त सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स को ऐड बैक करना है, बाकी टैक्सेस का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। चलिए सर एक चीज बताइए, सर इनकम टैक्स तो समझ में आया सर, जो डेफर्ड टैक्स बनाते हैं क्या उसको भी ऐड करना है? यस, जो डेफर्ड टैक्स आप बनाते हो उसको भी ऐड करना है। चलो ये आगे आ जाएगा आप लोगों का, तो अभी इसका टेंशन मत लो, ये आगे मैंने दिया, ठीक है। बट अभी आपको बता दो डेफर्ड टैक्स और उसका प्रोविजन भी ऐड होगा। चलो अभी अमाउंट विच इज कैरीड टू रिजर्व्स बाय एनी नेम कॉल्ड, इसका मतलब क्या हुआ सर? आपने पीएल बनाया, आपने पीएल के सर डेबिट साइड के अंदर यानी कि एक्सपेंस साइड के अंदर डाल दिया 2XYZ रिजर्व, और आपने अपने प्रॉफिट को कम कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये तुमने क्या किया, ऐसे तो सब लोग अपने प्रॉफिट को जीरो कर देंगे, क्योंकि वो कोई ना कोई बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व बना देंगे, और एंड में जितना प्रॉफिट रहेगा सब कुछ को रिजर्व में डाल करके बुक प्रॉफिट जीरो कर देंगे। तो ये नहीं चलेगा, कोई भी रिजर्व में बाई वॉट एवर नेम कॉल्ड नहीं अलाउ होगा एज अ डिडक्शन। सर
एक कंपनी ने बोला कि सर हम लोगों को जो रिजर्व बनाना पड़ता है, ये रिजर्व सर हम लोगों को आरबीआई डायरेक्शन के हिसाब से बनाना मैंडेटरी है। हमने बोला भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, आरबीआई डायरेक्शन के हिसाब से भी अगर बनाना मैंडेटरी है तब भी उसे ऐड बैक करिए। सर लोगों ने फिर एक प्लान बनाया कि भाई ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम दुनिया भर के प्रोविजंस यहाँ पर डाल करके एक्सपेंसेस को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि हमारा प्रॉफिट गिर जाएगा। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई देखो, या तो तुम्हारी प्रोविजन जो है उसको बनाने में कोई साइंटिफिक बेसिस लगा है, अगर कोई साइंटिफिक बेसिस लगा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या एक्चुरियल वैल्यूएशन से कोई प्रोविजन निकला तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके पीछे देखो लॉजिक है। बाकी कोई भी अनएसर्टेन्ड लायबिलिटी है जो कि या तो एडहॉक बेसिस पे आपने बना दी है सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव से कि आपको अपने प्रॉफिट गिराने हैं, उसका हम डिडक्शन नहीं देंगे। तो सर क्वेश्चन ये आता है लीव एनकैशमेंट या ग्रेचुइटी का क्या होगा? इनके तो प्रोविजंस हम लोग को इंड एएस 19 के हिसाब से बनाने मैंडेटरी है। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर साइंटिफिक बेसिस या एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से हुआ है तो चलेगा, अगर एडहॉक बेसिस पर बनाया है तो नहीं चलेगा। सर प्रोविजन फॉर वारंटी का क्या होगा? अगर आपने साइंटिफिक बेसिस पे बनाया है तो चलेगा, अगर आपने नॉन साइंटिफिक एडहॉक बेसिस पर अनाप शनाप कोई भी प्रोविजन बना दिए नहीं चलेगा। सर बैड डेट्स एक्चुअली रिटर्न ऑफ, गौर से पढ़िए, ये है एक्चुअली रिटर्न ऑफ। सर क्या एक्चुअल राइट ऑफ प्रोविजन होता है क्या? नहीं, ये तो मेरा एक्चुअल लॉस हो गया, तो प्लीज इससे एड बैक मत कर देना। ये पता है क्या है, ये वो कॉमन एडजस्टमेंट्स है जो इंस्टीट्यूट आपको पूछती है, इसीलिए मैंने इसको इधर ही लिख दिया ताकि आपके लिए इजी रहे समझने में। सर कुछ लोगों ने क्या किया कि जो होल्डिंग कंपनी है उसने अपनी सब्सिडियरी कंपनी के लॉस के लिए एक प्रोविजन बना लिया। क्या सर ये अलाउ होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, एकदम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम होल्डिंग कंपनी की टैक्स निकाल रहे हैं स्टैंड अलोन, उसमें सर उसकी सब्सिडियरी ने लॉस किया कि प्रॉफिट किया, उसका इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। इसीलिए जो भी प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी है, चाहे एक्चुअल लॉस के बेसिस पर ही बनाया हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर डिविडेंड, इज डिविडेंड अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर और नॉट? द आंसर इज नो। तो फिर अगर आपने कोई भी डिविडेंड को डेबिट करके रखा हुआ है उसे प्लीज ऐड बैक कर दीजिए, डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल। सर अब जो एफ और जी करा रहा हूं ना, इसको ना, इसका इम्पैक्ट डिक्रीज में भी है, इसका इम्पैक्ट इंक्रीज में भी है, गौर से बस खाली मेरी बात सुनना, लॉजिक समझने की कोशिश करना, ठीक है? देखो यार, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 10 बोलता है कि कुछ कुछ एग्जेम्प्ट इनकम है, और सेक्शन 11 एंड 12 अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के होते हैं, ठीक है? बेसिकली सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 तीनों एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड बात कर रहे हैं। सर अगर किसी इनकम को मैंने एग्जेम्प्ट किया है सेक्शन 10, 11 एंड 12 के अंदर, तो सर उस इनकम को भी मैं मैट से बाहर निकालूंगा, निकालना चाहिए ना? मैंने जब एक तरफ एग्जेम्पशन दिया है तो मेरे को उसको ऑनर करना चाहिए। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 के इनकम को मैं हटाऊंगा, उस इनकम को कमाने के लिए अगर तुमने कोई एक्सपेंडिचर किया है तो उसे भी फिर ऐड बैक करो। तो देखो ये वाला जो एडजस्टमेंट है, ये बोलता है कि एग्जेम्प्ट इनकम के लिए कोई एक्सपेंस हुआ उसे ऐड बैक करो, और नीचे जहां पर मैं रिड्यूस बता रहा हूं वहां पर मैं तुमको बताऊंगा कि अगर कोई इनकम है सेक्शन 10, सेक्शन 11 या सेक्शन 12 की, तो उसे भी हटा दो अगर वो क्रेडिट हुई है पीएल स्टेटमेंट में। तो क्या है, ये जो है इट इज टू बी रेड विथ एफ हियर, ठीक है? सर यहां पर एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो इंस्टीट्यूट कई बार पूछती है, क्या है ये? गौर से सुनना। ये एडजस्टमेंट ये बोल रहा है कि सर आपने सेक्शन 10 बोला, सेक्शन 11 बोला, सेक्शन 12 बोला, सेक्शन 10 डबल ए जो एसईजेड को डिडक्शन देती है उसके बारे में तो कुछ नहीं बोला। तो गवर्नमेंट ने बोला बिल्कुल ठीक, जो एसईजेड को मैं डिडक्शन दे रहा हूं वो मैट के दायरे में आएगा, यानी कि अगर उसका कोई एग्जेम्प्ट इनकम है एसईजेड का तो उसको, उसके ऊपर मैं मैट चार्ज करूंगा, इसलिए उस इनकम को हटाना मत। बिकॉज उस इनकम को नहीं हटा रहा हूं तो उसके रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है उसे एड बैक भी मत करना। मतलब क्या, एसईजेड से रिलेटेड कुछ टच मत करना, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेक्शन 10, 11 एंड 12। सर एक स्टूडेंट के दिमाग में कई बार क्वेश्चन आता है कि सर सेक्शन 10 तो जब डाल दिया तो क्या 10 डबल ए बाई डिफॉल्ट कवर नहीं हो गया? तो प्लीज समझ लीजिए सेक्शन 10 एंड 10 डबल ए आर नॉट द सेम। ये 10 का सब सेक्शन नहीं है, दिस इज अ सेपरेट सेक्शन इन इटसेल्फ। सेक्शन 10 सेपरेट है, सेक्शन 10 डबल ए सेपरेट है। सर एओपी या बीओआई
आप जब एओपी बीओआई के टैक्सेशन पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे सेक्शन 86। सेक्शन 86 के अंदर कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहां पर एओपी बीओआई का जो इनकम का शेयर मिलता है मेंबर्स को, वो मेंबर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक फर्म ने अगर पार्टनर को कोई इनकम दिया तो हम उसे सेक्शन 10(2)(a) के अंदर एग्जेम्प्ट कर देते हैं। मानो एओपी बीओआई ने एमएमआर पे टैक्स भर दिया था। द मोमेंट एओपी बीओआई ने एमएमआर पे टैक्स भर दिया तो उसके मेंबर्स के हाथ के अंदर एग्जेम्प्ट है। सर एग्जेम्प्ट इनकम है तो वही प्रिंसिपल लगाना है। एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए अगर कोई खर्चा हुआ है उसे ऐड बैक कर देंगे, उसका डिडक्शन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग सर एग्जेम्प्ट इनकम को हटा दे रहे हैं। एग्जेम्प्ट इनकम को सर कहां से हटा रहे हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ, ये रहा ई। तो यहां पर लिख लेना पास का जी है वहां का, कि सर जो आपने शेयर ऑफ असेसी इन द इनकम ऑफ ईओपी बीओआई जिसके ऊपर आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना है उसे हटा दीजिए प्रॉफिट से, और उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग खर्चे हैं उसे ऐड बैक कर दीजिए। अब सर जो ये वाला पॉइंट है प्लीज बहुत गौर से सुनना, फुल अटेंशन के संग, क्योंकि ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल है, एग्जाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ ना वो सिर्फ और सिर्फ आपका रिलेटेड है फॉरेन कंपनी के लिए। ठीक है, देखो कैपिटल गेन ऑन ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज कितना है अपना। सर अगर लिस्टेड सिक्योरिटी है तो एक एग्जांपल दूं, 12.5% अपना कैपिटल गेन टैक्स चार्ज होता है इन एक्सेस ऑफ 1.25 लैक्स। अब सर आप एक चीज बताओ, जो 12.5% पर टैक्स हो रहा है क्या उसे मैट के अंदर लाना ठीक होगा क्या? क्या उसके ऊपर 15% ले लेना ठीक होगा क्या? गवर्नमेंट ने बोला भाई मैट को मैं सिंपल रखूंगा, अब कुछ कर नहीं कर सकते हैं। तेरा अगर कैपिटल गेन भी है तो भी तू भूल जा भाई, मैं तो मैट लूंगा, मैं उतना कॉम्प्लिकेट करने नहीं जाऊंगा। सर ये सुनकर के देश के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे ना, बाहर वाले जो इन्वेस्टर्स थे, उन लोगों को बहुत बुरा लगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, आपके लिए एक एक्सेप्शन करता हूं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक, अगर कोई फॉरेन कंपनी एसएससी है और उसे कोई कैपिटल गेन होता है ऑन ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज, या फिर उसे इंटरेस्ट डिविडेंड रॉयल्टी या एफटीएस मिल रहा है जिसके ऊपर टैक्स की रेट लेस देन 15% है, तो कोई बात नहीं, आप देश छोड़ के मत जाइए, आपसे मैं मैट नहीं लूंगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या होगा, मैं इस इनकम को हटाऊंगा और उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन नहीं दूंगा। तो जो पॉइंट एच यहाँ पर है उसका जो सगा भाई यहाँ पर है, वो पता है कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है ये रहा। फॉरेन कंपनी को अगर कोई कैपिटल गेन होता है ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज से, इंटरेस्ट डिविडेंड रॉयल्टी एफटीएस मिलता है जो कि रेट लेस देन 15% पर चार्ज है, तो उस इनकम को भी हटाइए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर को भी हटाइए। अब सर इंस्टीट्यूट यहाँ पे कौन सा एडजस्टमेंट डालती है? इंस्टीट्यूट अगर आपको यहाँ पर दोस्त डोमेस्टिक कंपनी डाल करके दे देगी तो प्लीज प्लीज इन चीजों का एडजस्टमेंट मत कर देना। डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर जो कैपिटल गेन्स लगता है ना वो मैट के अंदर चार्जेबल होता है। ठीक है, चलिए सर ये वाला जो पॉइंट है ना बिजनेस यूनिट्स वाला, ये वाला पॉइंट मैं इत्मीनान से तुमको बताऊंगा, एक बार के लिए इस पॉइंट को पार्क कर देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने आगे एक इलस्ट्रेशन भी लिया है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट्स को, अभी जो मैं समझाऊंगा सिंपल हो जाएगा, इसको एक बार के लिए पार्क कर दो। सर अगेन एक और पॉइंट आ गया जिसका ट्विन आपको आगे जाके मिलेगा। सर 115 बीबीएफ के अंदर पेटेंट से जो रॉयल्टी इनकम आती है ना वो 10% पर चार्ज होती है। तो फिर सर वही वाली बात हो गई कैपिटल गेन्स वाला, कि सर इसके ऊपर सर क्या मैट लेना ठीक है? गवर्नमेंट ने बोला बिल्कुल नहीं लेंगे। तो जो एक्सपेंडिचर हुई है उसे ऐड बैक कर दो, और जो आपका इनकम है उसे रिड्यूस कर दो, उसे हटा दो। चलिए सर आगे चलते हैं। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे प्लीज गौर से सुनिएगा, जितना डेप्रिसिएशन है, टोटल डेप्रिसिएशन जो आपको दिख रहा है कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपके बुक्स के अंदर, उसे ऐड बैक करिए। तो फिर सर क्या डेप्रिसिएशन का अलाउंस नहीं मिलता है बुक प्रॉफिट्स में? बिल्कुल मिलता है, बट क्या मिलता है बता रहा हूं। डेप्रिसिएशन आपका टोटल जो है वो ऐड बैक हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूएशन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है उतने का आपको डिडक्शन मिलेगा। मतलब मैं बताऊं इन इफेक्ट क्या है, पहले आगे पढ़ते हैं कि डिडक्शन किसका मिलेगा। तो देखो जो तुम्हारा यहां पर दिया हुआ है, एक सेकेंड जस्ट,
Depreciation, yes. The amount of depreciation which is debited to the P&L excluding depreciation और revaluation of assets, इसे reduce करना है. मतलब क्या मैंने बोला कि भाई टोटल डेप्रिसिएशन को पहले ऐड करिए और फिर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है उससे हटा करके जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, अगर दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन को कम करिए. मतलब टोटल के अंदर नॉर्मल प्लस रिवैल्यूएशन वाला है और इसको आप ऐड करो और सिर्फ नॉर्मल वाले को आप लेस कर दो. सर लॉजिक अगर इन इफेक्ट बोलूं तो इन इफेक्ट, इन दोनों का इफेक्ट यही है कि रिवैल्यूएशन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है अगर आप सिर्फ उसे भी ऐड कर दोगे तो भी सेम है. बाकी करने का तरीका ये है कि टोटल ऐड करिए और नॉर्मल लेस करिए. ठीक है सर. सर जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था कि डेफर्ड टैक्स एंड उसके प्रोविजन का भी अपने लोग ऐड बैक करते हैं. जैसे यहाँ पर हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट में किया था इनकम टैक्स एंड उसका प्रोविजन, वैसे ही सर डेफर्ड टैक्स एंड उसका प्रोविजन भी ऐड बैक होगा. प्लीज इसको याद रखिएगा. अब सर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट बहुत कॉमन एडजस्टमेंट डालती है वो सुनिएगा. सर हम लोगों ने सोचा कि हमारे प्रॉफिट को हम गिरा देते हैं. कैसे? हम एक प्रोविजन बना देते हैं बैड एंड डाउटफुल डेट्स का. तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं बनाने दूंगा. कोई भी प्रोविजन फॉर डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ एनी असेट इज नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन. आपने बना भी दिया, हम एड बैक कर देंगे, उसको नलिफाई कर देंगे. ठीक है सर. चलिए सर, प्रोविजन फॉर वारंटी क्या प्रोविजन फॉर ये डिमिन्यूशन इन वैल्यू ऑफ असेट है? तो बोला नहीं, प्रोविजन फॉर वारंटी नहीं है. तो प्रोविजन फॉर वारंटी के अंदर सर क्या होगा? तो ऊपर मैंने आपको बताया था, अगर उसका एडहॉक बेसिस है तो एड बैक कर दो, अगर उसका साइंटिफिक बेसिस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एडजस्टमेंट मत करना. सर बहुत लॉजिकल सी बात है. जब हम अपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रीवैल्यू करते हैं तो हम सर उसे रीवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाते हैं. लेकिन सर रीवैल्यूएशन रिजर्व में हम जिसे लेकर के जाते हैं, जिस ईयर में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डिस्पोज होता है उस साल से रीवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल करके हम लोगों को पीएल में लेके आना चाहिए. क्योंकि ये वाला जो अल्टीमेट जो एक्चुअल गेन लॉस है, जो एक्चुअल गेन लॉस है सर, वो तो टैक्स होना चाहिए ना. बस यही चीज बोला हुआ है कि जो आपके रीवैल्यूएशन रिजर्व में अमाउंट खड़ा है, कब? जब आपने रिटायर कर दिया या डिस्पोज कर दिया असेट को, और अगर आपने उसको क्रेडिट नहीं किया है, अगर क्रेडिट कर दिया तब तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो अलग से ऐड बैक कर दीजिए. वेरी लॉजिकल. चलिए सर, बिजनेस ट्रस्ट को मैंने आपको बोला एक बार के लिए पार्क कर दो, आगे एक इलस्ट्रेशन है उससे कराऊंगा. तो सर इतने थे हम लोग के ऐड बैक करने के. अब सर रिड्यूस कैसे करना है? सर कोई भी रिजर्व या प्रोविजन, ये आपका इनकम साइड है. मैंने आपको एड बैक करते समय बताया था कि आपने 2xyz रिजर्व कर दिया तो एड बैक कर दीजिए. सर आपने बाई xyz रिजर्व कर दिया, यानी कि कोई प्रॉफिट आपको रिजर्व से पीएनएल में आए हैं, तो सर जब हमने रिजर्व में डाला तब हमने एड बैक किया, तो सर जब रिजर्व से आए तब लेस करना चाहिए, राइट? बट इसके अंदर सर एक कैच है. सर कैच क्या है? लॉजिक खाली समझिएगा गौर से कि सर देखिए, जिस साल ये रिजर्व बना था, जिस रिजर्व से अभी मेरे को पैसा मिल रहा है, सर ये वाला रिजर्व जिस साल बना था उस साल क्या ये प्रॉफिट से निकल करके बना था? अगर ये प्रॉफिट से निकल करके बना था तो उस साल मैंने इसको ऐड बैक किया था. तो अब जब ये आया है तो फिर सर मेरे को इसको हटा देना चाहिए. समझो, जिस साल मैंने उस रिजर्व को बनाया था, मानो 2025-26 के अंदर ये रिजर्व से मेरे पास क्रेडिट हुआ है. ये रिजर्व मान करके चलते हैं 2022-23 में बना था. तो सर कैसे बना था? क्या पीएल से निकाल करके बना था? अगर बना था तो सर ऑलरेडी इस अमाउंट के ऊपर मैंने 22-23 का बुक प्रॉफिट निकालते समय ही टैक्स कर दिया था, क्योंकि सर 22-23 का बुक प्रॉफिट निकालते समय जो 2xyz रिजर्व हुआ है उसको मैंने ऐड बैक कर दिया था. तो सर अब जब वही पैसा घूम करके क्रेडिट हुआ है 25-26 में, तो सर मैं उसे हटा दूंगा, बिकॉज अदरवाइज डबल टैक्सेशन हो जाएगी. लेकिन यही अगर मानिए वो रिजर्व विदाउट प्रॉफिट लॉस क्रिएट हुआ था, मतलब पीएल से क्रिएट नहीं हुआ था, तब सर जो पैसे आए हैं वो तो टैक्स होने ही चाहिए, तो उसे हम रहने देंगे. और जो मेरा रिजर्व पीएल से क्रिएट हुआ था किसी भी प्रीवियस ईयर के अंदर, जिस ईयर के अंदर जब वो क्रिएट हुआ था तो मेरे बुक प्रॉफिट्स एनहांस हुए थे, तो वैसा रिजर्व जो आएगा
उसे हम लोग को हटा देना चाहिए, बिकॉज आप समझ पा रहे हो वरना डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो बस यही वाला पॉइंट यहाँ पर बोला हुआ है, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये हमने डिस्कस कर लिया। सर डेप्रिसिएशन के अंदर मैंने आपको क्या बोला था कि टोटल डेप्रिसिएशन ऐड बैक करिए और डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूएशन वाले डेप्रिसिएशन को आप लेस करिए। सर एक पॉइंट और है रिवैल्यूएशन का कि सर अगर आपने कोई पैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल करके पीएल में क्रेडिट किए हैं तो वो सर आपको जो है रिड्यूस करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। सर आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, रिजर्व कब क्या, डेप्रिसिएशन कब क्या। तो देखो इस रिवीजन को इंटरैक्टिव बनाने के लिए ये एक इलस्ट्रेशन मैंने डाला है। एक बार के लिए वीडियो पॉज करो और इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने का कोशिश करो और फिर वीडियो कंटिन्यू करके मेरे संग इसका सोल्यूशन देख लो। देखो जो मेरे पीएल स्टेटमेंट दिए हुए हैं 5 कंपनीज के, ठीक है, ए बी सी डी ई। अभी सर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे को नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो चलिए सर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी एंड ई। अभी सर स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है बुक प्रॉफिट निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट। तो सर 52, 55, 53, 57 एंड 64 है सर स्टार्टिंग पॉइंट 55। अभी सर एक चीज मेरे को बताइए, सबसे पहले डेप्रिसिएशन जो है इसको मेरे को ऐड बैक कर देना चाहिए। तो आपने बोला था टोटल डेप्रिसिएशन ऐड कर देने के लिए, तो सर मैं टोटल डेप्रिसिएशन ऐड कर देता हूँ। तो देखो 4 कंपनी के अंदर 8 8 8 8 है और लास्ट कंपनी के अंदर सिर्फ 5 है, तो 8 8 8 8 5। अभी सर आपने हम लोगों को बोला था कि लेस कर देना नॉर्मल डेप्रिसिएशन यानी कि डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूएशन। तो सर हम लोग अभी जो है यहाँ पर हमने टोटल को ऐड किया और लेस कर देते हैं नॉर्मल को, नॉर्मल डेप्रिसिएशन को। तो सर नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना है, सब में 5 5 5 5 5 है। तो यानी कि सर 5 5 5 5 5 है। अभी सर डेबिट साइड में और कुछ नहीं है। सर क्रेडिट साइड के अंदर 3 क्रेडिट्स हुए हैं। रिजर्व 1 से क्रेडिट हुआ है 6 रुपए हर कंपनी को। रिजर्व 1 क्रिएट हुआ था सर डेबिट करके पीएल स्टेटमेंट, यानी कि सर जिस भी साल में रिजर्व 1 क्रिएट हुआ था उस साल सर हमने 2 रिजर्व 1 किया था प्रॉफिट लॉस के अंदर, और ऐसे ही रिजर्व 1 क्रिएट हुआ था तो उस साल में सर हमने इसे ऑलरेडी ऐड बैक कर दिया था। तो वो उस साल के बुक प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी गया हुआ है, तो फिर इस साल के बुक प्रॉफिट से उसे हटा देना चाहिए। इसलिए हम करेंगे माइनस आपका रिजर्व 1 से जो क्रेडिट हुआ है उसे। तो क्या है 6 6 6 6 6। अभी सर रिजर्व 2 जो है वो कभी भी पीएल से नहीं बना था, तो सर रिजर्व 2 से जो पैसे आए वो तो सही आए हैं ना, वो तो होने ही चाहिए मेरे बुक प्रॉफिट के अंदर। तो फिर सर उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। अब सर मैंने कुछ रिवैल्यूएशन रिजर्व से भी क्रेडिट किया है पीएल के अंदर। तो मैंने आपको क्या बोला, रीवैल्यूएशन रिजर्व से जो आपको क्रेडिट हुआ है ना उसको हमेशा कंपेयर करना आपके डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन से। रीवैल्यूएशन रिजर्व से जो क्रेडिट हुआ है उसे हमेशा कंपेयर करना डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन से, और जो भी लोअर है वो ले लेना। मतलब क्या सर 0 एंड 3 विच एवर इज लोअर तो 0, सर 3 एंड 3 विच एवर इज लोअर मतलब 3, सर 1 एंड 3 विच एवर इज लोअर 1, सर 5 एंड 3 विच एवर इज लोअर 3, सर 9 एंड 0 विच एवर इज लोअर 0। सर ये क्या हो रहा है, ये हम लोगों को सर रिड्यूस करना है। अब आपका जो आंसर आएगा बस वही आंसर है, एक कंपनी का कर दे रहा हूँ टाइम को सेव करने के लिए। तो 60 माइनस 11 अगर मैं कर दूं तो आपका हो जाता है 49। बाकी कंपनीज का भी दोस्त आप निकाल लेना, आप बस ये एडजस्टमेंट्स देख लो, इंपॉर्टेंस इन एडजस्टमेंट्स का है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो चलो यार अब हम लोग आ जाते हैं अपना वापस आगे के डिस्कशंस के ऊपर। चलो सर ये पॉइंट हमने देख लिया था। अब सर बिजनेस यूनिट वाला जो पॉइंट है इसको मैंने आपको क्या बोला था कि एक बार पाक करके रखो, एक संग में लूंगा। तो बिजनेस यूनिट के अब आप देखो 4 पॉइंट्स हो गए, एच और जी यहाँ पर रिडक्शन में, और ऊपर भी सर हमने ओ को रखा था और एक पॉइंट को और रखा था आई को। अब देखो यार एक बार में तुम लोगों को बिजनेस यूनिट का मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, ठीक है, गौर से सुनिएगा मेरी बात। मैट किसके ऊपर लगता है, मैट लगता है सर कंपनी के ऊपर। सर मैं हूं एक स्पॉन्सर कंपनी,
कौन हूं मैं? स्पॉन्सर कंपनी। सर स्पॉन्सर कंपनी कौन होता है? वो होता है जो किसी इन्वेस्टमेंट व्हीकल के अंदर इन्वेस्ट करता है, स्पॉन्सर करता है उसे। तो सर मेरे ऊपर मैट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं कंपनी हूं तो मेरे ऊपर सर मैट लग रहा है। सर मेरे कुछ शेयर्स थे एक स्पेशल पर्पस व्हीकल में, शेयर्स थे। अब क्या हुआ सर, मैंने बना लिया एक बिजनेस ट्रस्ट। मैंने बना लिया एक बिजनेस ट्रस्ट और मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, अब एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। नया स्ट्रक्चर क्या होगा कि मैं हूं कंपनी, मेरे नीचे आ जाएगा बिजनेस ट्रस्ट, और बिजनेस ट्रस्ट के नीचे आ जाएगा एसपीवी, ठीक है। तो सर एक चीज मेरे को बताइए कि ये वाले स्ट्रक्चर को अगर मेरे को क्रिएट करना है, अब देखो पैरेलल ड्रॉ करो सर। अभी मेरे नीचे एसपीवी है, अभी मेरे को चाहिए कि मैं इसको होल्ड करूं और ये इसे होल्ड करे, यानी कि दिस एंड दिस। तो फिर सर क्या होगा, एसपीवी के जो शेयर्स है, गौर से सुनना मेरी बात, एसपीवी के जो शेयर्स है वो मैं इसे दे दूंगा और बदले में बिजनेस ट्रस्ट अपने यूनिट्स मेरे को इशू कर देगी, तो हो जाएगा, राइट। एसपीवी के शेयर्स मेरे पास है तो मैंने इसे बिजनेस ट्रस्ट को दे दिए और इन कंसिडरेशन बिजनेस ट्रस्ट ने मेरे को अपने यूनिट्स इशू कर दिए। सर क्या ये जो ट्रांसफर हुआ है, क्या इसके ऊपर कैपिटल गेन लगता है? द आंसर इज नो। सेक्शन 47 के अंदर ये एग्जेम्प्ट ट्रांसफर में आता है। तो सर एक चीज बताइए, जब ये हो रहा है तो सर अगर इंड एएस जो हमारी रिक्वायरमेंट बोलती है, इंड एएस या एएस कोई भी बोलो, वो लोग यही बोलते हैं, एएस में भी जाओगे ना तो एएस 13 पता है क्या बोलता है कि अगर आपने कोई सिक्योरिटीज एक्सचेंज की है तो सर उन सिक्योरिटीज के जो आपको जो मिले हैं उसे आपको फेयर मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सर मानिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो मैंने इलस्ट्रेशन ऑलरेडी दिया हुआ है उसे सॉल्व करते हुए ही इसे करेंगे। तो सर देखो ये जो इलस्ट्रेशन है, इसे सॉल्व करेंगे ना, चारों एडजस्टमेंट्स एक बार में हो जाएंगे। सर लियो लिमिटेड है वो स्पॉन्सर, जिसके पास 500 शेयर्स है वर्गो लिमिटेड एसपीवी के अंदर, जो कि 200 पर शेयर है। मतलब क्या है सर, मेरे पास जो थे इस कंपनी के 500 शेयर्स थे एट 200 ईच, यानी कि सर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 1 लाख रुपीज, ठीक है। अभी सर मैंने क्या किया, ड्यूरिंग FY 23-24 इन 500 शेयर्स को मैंने एक्सचेंज कर लिया 500 यूनिट्स ऑफ टॉरस लिमिटेड, जो कि एक बिजनेस ट्रस्ट है, जिसकी फेस वैल्यू थी सर 250 ईच और फेयर मार्केट वैल्यू थी सर 300 पर यूनिट। यानी कि सर जो मेरे को, जो मैंने उसे दिए उसकी वैल्यू थी सर 1 लाख रुपए, और जो उसने मेरे को दिए अपने यूनिट्स, उसने मेरे को 500 यूनिट्स दिए जिनकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी आई सर, 300 है। तो सर मेरे को सर 1 लाख रुपए का चीज देकर के 1.5 लाख रुपए की चीज मिल गई। कैपिटल गेन्स तो एग्जेम्प्ट है, तो क्या सर इस 50,000 के ऊपर जो मुझे अकाउंट्स के अंदर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर एएस फॉलो करते हुए प्रॉफिट दिखाना पड़ा, क्या इसके ऊपर मेरा मैट लगना चाहिए क्या? द आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज सर दिस इज अ नोशनल गेन। अगर यही मानो मेरे को कोई नोशनल लॉस हो जाता तो भी सर उसके ऊपर भी मेरे को डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसे किसी भी नोशनल गेन लॉस को ऐड कर दीजिए, गेन है तो ऐड कर दीजिए, लॉस है तो रिड्यूस कर दीजिए। सर अब क्या हो रहा है, 300 रुपए का सर मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब सर आगे चलते हैं। FY 24-25 के अंदर सर कैरिंग अमाउंट बन गई 280, यानी कि सर फेयर मार्केट वैल्यू मेरी 20 रुपए से गिर गई 500 यूनिट्स की। तो यानी कि सर मेरा 10,000 रुपीज का सर लॉस हो गया। क्या सर ये 10,000 रुपीज का जो लॉस है, क्या ये एक्चुअल लॉस है? द आंसर इज नो, दिस इज अ नोशनल लॉस। सर ये नोशनल लॉस क्यों अराइज हो रहा है? बिकॉज ऑफ चेंज इन दी कैरिंग वैल्यू। अगेन इस चीज के ऊपर भी बुक प्रॉफिट्स के अंदर बोला गया कि अगर कोई नोशनल लॉस है तो एड बैक करो, और चेंज इन कैरिंग वैल्यू के अंदर अगर कोई नोशनल गेन है तो उसे रिड्यूस करो। सर तो ये 10,000 रुपए FY 24-25 में हम लोगों को एड बैक कर देने चाहिए, बिकॉज दिस इज अ नोशनल लॉस। अब सर आ जाते हैं इस प्रीवियस ईयर में। इस प्रीवियस ईयर के अंदर सर हमने इन यूनिट्स को 400 पर यूनिट में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि जो मेरे बुक्स के अंदर 280 पर थे उसको मैंने 400 पर यूनिट पे सेल कर दिया। मतलब क्या सर,
मतलब कि सर मेरे बुक्स के अंदर 500 यूनिट्स थे आपके 280 पर, जिनको अब मैंने सर 400 पे सेल कर दिया, यानी कि 500 यूनिट्स के ऊपर सर मैंने 120 का प्रॉफिट कमाया, यानी कि 60,000 का मेरा प्रॉफिट कमाया। अब तो आप बोलोगे कि सर ये तो मेरा एक्चुअल गेन है। यस, दिस इज योर एक्चुअल गेन। बट गवर्नमेंट ने बोला कि भाई यूनिट्स ट्रांसफर होने पर भी जो गेन लॉस आए उसे भी इग्नोर कर दीजिए। आप बोलोगे ओ माय गॉड क्यों हो रहा है सर ऐसा, बताता हूँ। आप इस 60,000 को रिड्यूस कर दोगे अपने बुक प्रॉफिट से फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच सच ट्रांसफर टुक प्लेस, और फाइनली पता है आप क्या ऐड बैक करोगे? आप देखोगे कि वो जो शेयर्स आपके पास थे इस एसपीवी में, ये वाले शेयर्स की कॉस्ट आपके लिए क्या थी? तो सर ये वाले शेयर्स की कॉस्ट थी मेरे लिए 200 रुपीज। तो ये 200 रुपीज के शेयर्स को मैंने अल्टीमेटली सर 2 साल बाद 400 रुपए का बेच दिया। तो इतना जो गेन हुआ, यानी कि 1 लाख रुपीज, ये मेरा बुक प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए। यू आर विथ मी, यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट? सर अल्टीमेटली पता है क्या हो रहा है? देखो, 200 के मेरे शेयर्स थे, जिसको जब मैंने एक्सचेंज किया तो मेरे को 300 रुपए के यूनिट्स मिल गए। ये 100 नोशनल गेन है, लेस कर दीजिए। सर ये 300 की अगले साल वैल्यू हो गई 280, फेयर मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट हुआ। सर ये जो 20 है ये नोशनल लॉस है, एड बैक कर दीजिए। और सर ये 280 का मैंने 400 में बेच दिया। अब ये नोशनल लॉस नहीं है, ये नोशनल गेन नहीं है, ये एक्चुअल गेन है 120 का, लेकिन मैंने तब भी बोला इसे लेस कर दो, क्योंकि अब मैं इस 400 को कंपेयर करूंगा इस 200 से, और जो नेट में 200 आएगा उसे मैं ऐड बैक करूंगा। सर अगर आपको कभी भी एग्जाम में चेक करना हो ना, तो आप देखो कैसे चेक करना। 100 को आपने लेस किया, 120 को आपने लेस किया, तो सर आपने टोटल लेस कितना किया? 100 प्लस 120 इज इक्वल टू 220। और सर आपने 20 को ऐड किया और 200 को ऐड किया, तो आपने टोटल ऐड कितना किया? 220। तो सर आपने जितना लेस किया और जितना ऐड किया वो जीरो आ गया, मतलब आपने सही किया है। आपको बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट्स का जो भी लेन देन हुआ, 4 एडजस्टमेंट्स, वो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर दे दिए। ठीक है, फेयर एनफ। अब सर आ जाइए बाकी के ऊपर। सर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी बता देता हूँ। आपके पास जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है या फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, विच एवर इज लेस, उसका आपको बुक प्रॉफिट से डिडक्शन मिल जाएगा। लॉजिकल है ना सर? नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर तो सर पहले ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस मिलता है, फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, दोनों मिलते हैं, लेकिन बुक प्रॉफिट निकालने में मैंने बोला कि नहीं। कंपनीज एक्ट के हिसाब से गौर से सुनिएगा, ये जो है दिस इज नॉट एज पर आईटी एक्ट, दिस इज एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपकी जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, विच एवर इज लेस, उसका आपको डिडक्शन करने मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है ना, इट शुड नॉट इंक्लूड योर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। मतलब क्या है सर, इस इलस्ट्रेशन को करते हैं। सर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस इंक्लूड्स माय अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 15 लाख। तो सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस विदाउट डेप्रिसिएशन कितना है सर? तो देखो 15 में से 5 गए 10 लाख। अब सर मेरे को डिडक्शन कितने का मिलना चाहिए? 5 लाख और 10 लाख, विच एवर इज लोअर, यानी कि 5 लाख। सर केस नंबर 2, 15 लाख में 10 लाख रुपए का मेरा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस विदाउट अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना है सर? 5 लाख। अब सर कितने का मिलना चाहिए? विच एवर इज लोअर, यानी कि 5 लाख। सर केस नंबर 3, मेरा सर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ही नील है, तो जितना मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था वही मेरा विदाउट डेप्रिसिएशन वाला लॉस भी है। बट सर बिकॉज मेरा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नील है, तो मेरे बुक प्रॉफिट में से कुछ भी रिड्यूस नहीं होगा। और सर ये चौथा केस बड़ा अतरंगी है सर। मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस डेप्रिसिएशन को अगर ले लूँ तो 2 लाख का बनता है, और डेप्रिसिएशन अकेले 5 लाख का है, यानी कि मेरे पास कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ही नहीं है। मेरे पास तो एक्यूमुलेटेड गेन है कंपनीज एक्ट के अंदर 3 लाख रुपए का। तो सर यहाँ पर भी नील, कुछ ऐड मत करिएगा। अगर लॉस या कुछ वो होता है तो रिड्यूस जरूर होता है। आपके पास एक्यूमुलेटेड गेन है तो उसे ऐड नहीं करना, बिकॉज वो एक्यूमुलेटेड गेन ऑलरेडी जिस साल के अंदर प्रॉफिट्स के अंदर था उस साल के बुक प्रॉफिट में गया हुआ है, तो वापस कुछ ऐड मत करना। तो आई होप आपको ये वाला एडजस्टमेंट भी समझ में आ गया है। बट सर ये वाला जो एडजस्टमेंट है, विच एवर इज लेस, ये सर नॉर्मल कंपनीज के लिए होता है। जो कंपनीज का सर या तो CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है IBC के अंदर, उनके अंदर
हम क्या करते हैं, दोनों का एग्रीगेट अलाउ कर देते हैं, क्योंकि वो बेचारे दिवालिया हो चुकी है वो कंपनी, उन कंपनी का बैंड बच चुका है, तो उनको हम दोनों अलाउ कर देते हैं, उनके ऊपर हम रहम खा जाते हैं। या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ट्राइब्यूनल ने सस्पेंड कर दिया है अंडर सेक्शन 241, तो ऐसी कंपनी को भी हम लोग जो है दोनों का एग्रीगेट का देते हैं, वरना बाद बाकी सारी कंपनीज के लिए विच एवर इज लेस है वो ही जाता है। सर कोई अगर सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का सर क्या होता है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी की सर जो एक्यूमुलेटेड लॉस होती है ना, इट इज मोर देन देयर नेटवर्थ। ऐसी कंपनी के सर जो प्रॉफिट्स है उसको हम बुक प्रॉफिट्स में नहीं लेते हैं, हटा देते हैं। लेकिन सर कब तक, जब तक ये बदल ना जाए, यानी कि टिल द डेट द नेटवर्थ बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू द एक्यूमुलेटेड लॉस, सिर्फ उतने पीरियड तक का ही हम हटाते हैं। द मोमेंट इट बिकम्स ग्रेटर, फिर वो प्रॉफिट हम लेंगे। सर लास्ट, डेफर्ड टैक्स एंड उसके प्रोविजन को हम लोगों ने ऐड बैक कर दिया था जब हम लोग ऊपर एडिशंस कर रहे थे। तो अगर सर कोई डेफर्ड टैक्स क्रेडिट है आपके पीएल के अंदर, तो उसे भी हटा दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। इस तरीके से जब आप कर देंगे तो आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा। और अब जो आपको करना रहेगा वो रहेगा स्टेप 3, विच इज कि अगर कोई इंड एएस कंप्लायंट कंपनी है, मानो कोई एएस कंप्लायंट कंपनी है, तो उसका खत्म हो गया वहीं पर। उसका जो स्टेप 2 के एंड में जो आंसर आया ना, वही आंसर के ऊपर आपको 15% डालना है। अगर बुक प्रॉफिट मोर देन 1 करोड़ है तो आपको सरचार्ज वगैरह है ना तेना वो सब सब देख करके खत्म कर देना है। सर अगर जो आपका स्टेप 2 के अंदर कंपनी इज एन इंड एएस कंपनी, तो फिर आपको स्टेप 3 में जाना है। स्टेप 3 के अंदर सर आपको क्या है, ओसीआई के एडजस्टमेंट्स करने हैं। सर ओसीआई क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा एफआर का नॉलेज को ब्रश अप करना पड़ेगा। ज्यादा कुछ देखो लगेगा नहीं, बट स्टिल पीएल हम जब बनाते हैं तो हम सर ऊपर पीएल वीएल के आइटम्स लिख करके सर नेट प्रॉफिट एज पर पीएल लिखते हैं, और फिर सर हम लोग लिखते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और फिर सर हमारी जो नेट प्रॉफिट और ओसीआई की प्रॉफिट लेकर के जो आती है वो आ जाती है सर टोटल इनकम। द क्वेश्चन इज कि सर ओसीआई के अंदर कुछ क्रेडिट भी होता है, कुछ डेबिट भी होता है, तो सर इनका इम्पैक्ट भी हम लोगों को बोला जाता है कि अपने बुक प्रॉफिट में लेना है। अब सर आप में से जो लोगों ने एफआर पढ़ लिया है या जिनको एफआर याद है, आपको पता होगा ओसीआई के अंदर दो ही टाइप के आइटम्स होते हैं, आइटम्स विच विल बी रीक्लासिफाइड टू पीएल लेटर, इसी को हम बोलते हैं रिसाइक्लेबल, जो फ्यूचर में रिसाइकल हो जाएंगे पीएल में, या फिर आइटम्स जो कभी भी रिक्लासिफाई नहीं होंगे, नेवर। सर जो चीजें कभी ना कभी पीएल में चले जाएंगी उन चीजों का तो सर कोई टेंशन नहीं लेना है, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, बिकॉज वो जिस साल में पीएल में जाएंगे हम उस साल के बुक प्रॉफिट में ऑटोमेटिकली उसको देख लेंगे, चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, फर्क नहीं पड़ता है। इफ इट इज रिसाइकलिंग, इफ इट इज रिक्लासिफाइंग, डोंट वरी अबाउट इट। आपको खाली इसी को देखना है कि जो कभी नहीं जाएगा उसे अभी ले लीजिए, उसे अभी अपने बुक प्रॉफिट में ऐड करिए और उसको मैट के कंप्यूटेशन में कंसिडर करिए। लॉजिकल है, क्योंकि सर ये कभी जाने वाले नहीं है तो हम अभी ले लेंगे। सर इधर दो एक्सेप्शंस है, और वो दोनों एक्सेप्शंस अब हम लोग पढ़ेंगे, जो एक्सेप्शन स्टूडेंट्स रट रहे हैं। देखो क्या मैंने बोला कि सर जो आपके एडजस्टमेंट है वो दो टाइप के एडजस्टमेंट है, एक तो जो एनुअल एडजस्टमेंट है 2A एंड 2B सब सेक्शन के अंदर, और सर एक हम लोग करेंगे ट्रांजिशनल एडजस्टमेंट जो सेक्शन 2C के अंदर। डोंट वरी, अभी सर जो मैंने आपको बताया ना वो ये वाले का बताया। देखो जो आपके आइटम्स कभी भी रिक्लासिफाई नहीं होंगे उससे इंक्रीज करिए, और अगर वो क्रेडिट के हैं तो इंक्रीज करिए, और अगर सर वो डेबिट के आइटम्स है तो उनको डिक्रीज करिए। ठीक है सर, इसके ना दो एक्सेप्शन है ए और बी के। कौन से? सर अगर आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस है पीपीई का या इनटेंजिबल असेट का, यानी कि इंड एस 36 एंड इंड एस 38, तो ऑल्दो वो कभी भी रिक्लासिफाई नहीं होंगे, लेकिन प्लीज उससे ऐड बैक या डिडक्ट मत करिएगा। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बिकॉज मैं आपको बताऊं आपके केस में क्या होगा, देखो समझो, एक मशीन है पीपीई है मेरे पास, ठीक है, जिसकी आज कैरिंग वैल्यू है 100, मैंने उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकाला, अगले साल कैरिंग वैल्यू बन गई 150, तो सर 50 को मैंने डाल दिया रिवैल्यूएशन रिजर्व में, और ये ओसीआई के अंदर भी चला गया, जो मैंने डाला आइटम दैट विल बी नेवर क्लासिफाइड 50 करके,
नेवर रिक्लासिफाइड। आपने बोला कि सर इस 50 को हम लोगों को बुक प्रॉफिट में ऐड कर देना चाहिए। मैं बोलूंगा कि सर अल्टीमेटली ये 50 तो आपका नोशनल गेन ही है, कंपनी के पास ये 50 आए थोड़ी। तो सर कंपनी के पास ये 50 कब आएंगे? जिस दिन कंपनी इस असेट को डिस्पोज कर देगी, रिटायर कर देगी, सेल कर देगी, उस साल सर जो आपकी एक्चुअल गेन लॉस होगी ना ओरिजिनल कॉस्ट से, उसको आप बुक प्रॉफिट में ऐड करना, विच मेक्स ऑल द सेंस। सर रिवैल्यूएशन सरप्लस तो एक आइटम है, आपने बोला दो एक्सेप्शन, सर दूसरा एक्सेप्शन पता है क्या है? जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को आपने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से होल्ड करके रखा है, सर उसके ऊपर भी जो ओसीआई का गेन लॉस जा रहा है, हमने बोला कि भाई उसको मत लो बुक प्रॉफिट में। जिस साल तुम इस इंस्ट्रूमेंट को डिस्पोज करोगे या फिर सेल करोगे या फिर ट्रांसफर करोगे, उस साल जो एक्चुअल गेन आएगी उसे तुम बुक प्रॉफिट में ले लेना। बस यही यहाँ पर दिया हुआ है कि सर जो भी आपकी एक्चुअल आ जाएगी ना ऑन रियलाइजेशन, डिस्पोजल, रिटायरमेंट या अदरवाइज ट्रांसफर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, उसे लेना है। सर इसके अलावा जो आइटम्स होते हैं उनको हर साल लेना है, फॉर एग्जाम्पल रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स एंड ऑल। अब सर गौर से सुनिएगा, दो आइटम और है जो मैंने आपको बताया था कि अपना स्टेप 3 था कि सर डी मर्जर में हम लोगों को कुछ कुछ करना रहता है। ये आप रट रहे हो, अब मैं इसका लॉजिक आपको बताता हूँ, ठीक है? देखो सर, डी मर्जर को इनकम टैक्स के अंदर टैक्स न्यूट्रल रखा जाता है। सर टैक्स न्यूट्रल रखने के लिए क्या होता है कि मानो ये है अपनी XYZ लिमिटेड, इसके पास सर दो डिवीजन थे, मानो एक वॉच डिवीजन है और एक परफ्यूम डिवीजन है। इसने अपने परफ्यूम डिवीजन को सर XYZ फ्रेग्रेंस लिमिटेड को सेल कर दिया, मतलब डीमर्ज कर दिया। तो सर ये बन गई अपनी डीमर्ज्ड कंपनी और ये बन गई अपनी रिजल्टिंग कंपनी। अब सर गौर से सुनिएगा, डीमर्जर आइडियली टैक्स न्यूट्रल होना चाहिए, बिकॉज मैंने एक दूसरी कंपनी को पूरा का पूरा यूनिट भेज दिया है। सर डीमर्जर के अंदर क्या होता है कि आपको इंड एस की रिक्वायरमेंट है कि इस के जो असेट्स हैं वो सर यहाँ पर मानो कैरिंग वैल्यू थे 100 के, लेकिन सर जब जाएंगे तो फेयर मार्केट वैल्यू पर जाएंगे जो मानो 200 है। अब सर द प्रॉब्लम इज कि सर यहाँ पर तो आपका गेन बुक हो गया है 100 का। नाउ इनकम टैक्स के अंदर बिकॉज ये टैक्स न्यूट्रल होता है, इसलिए इस गेन को इनकम टैक्स के अंदर एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है। यस, इनकम टैक्स के नॉर्मल प्रोविजंस में ये वाला गेन एग्जेम्प्ट है, बट सर बुक प्रॉफिट के अंदर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट के अंदर तो ये 100 का गेन इंक्लूडेड है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो इस प्रॉब्लम के ही सोल्यूशन के लिए हमने बोला कि कोई बात नहीं भाई, तुम जो हो इस 100 को हटा दो। अगर कोई गेन हुआ है तुम लोगों को डीमर्जर में तो उसे लेस कर दो अपने बुक प्रॉफिट से, और अगर कोई लॉस हुआ है तुम लोगों को डीमर्जर में तो उसे ऐड कर दो। लेकिन सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, वो प्रॉब्लम ये हो गई कि सर ये जो XYZ फ्रेग्रेंस लिमिटेड है, सर इसने तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 200 पर ही असेट्स को रिकॉर्ड किया है। लॉजिकल है ना? उसे एसेट्स मिले हैं तो उसने तो सर 200 पर ही रिकॉर्ड किया है। तो फिर गवर्नमेंट ने एक और सबसेक्शन इंट्रोड्यूस किया, भी आगे आपको पढ़ा दूंगा, जिसपे गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं दोस्त, जो डिमर्ज्ड कंपनी है इसका मैं 100 से 200 होने पर जो 100 का गेन होता है उससे मैं अगर एग्जेम्प्ट कर रहा हूँ, तो तेरे को भी जो डेप्रिसिएशन मिलेगा फॉर कंप्यूटिंग योर बुक प्रॉफिट वो 100 पर ही मिलेगा। लॉजिकल है। बस अब ये कैसे लिखा हुआ है वो मैं तुम लोगों को पढ़ा देता हूँ। तो देखो, जो मैंने गेन और लॉस हटाने की बात बोली वो ये है कि इंक्रीज कर दो अगर कोई अमाउंट डेबिट हुआ है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश एसेट्स इन अ डीमर्जर, और डिक्रीज कर दो अगर कोई अमाउंट क्रेडिट हुआ है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश एसेट्स इन अ डीमर्जर। सर ये जो है ना 2B, ये 2B के अंदर क्या बोला हुआ है कि रिजल्टिंग कंपनी को जो प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटीज मिले हैं वो तो उसने रिकॉर्ड की है वैल्यूज जो डिफरेंट है फ्रॉम द वैल्यूज अपीयरिंग इन द कैरिंग वैल्यू। सर कैरिंग वैल्यू जो था इमीडिएटली बिफोर डीमर्जर डिमर्ज्ड कंपनी के लिए वो था 100, हमने तो सर 200 पर रिकॉर्ड किया। तो सर इधर इस केस में बोला है कि भाई उसे फिर आप इग्नोर कर दो जो भी चेंज इन वैल्यू हुआ है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, यानी कि फॉर द पर्पस ऑफ
डिप्रिसिएशन वगैरह, विच इज मेकिंग ऑल द मोर सेंस। सर बीच के अंदर क्या है, बीच के अंदर इसी का एनालिसिस है, तो घबराओ मत, कुछ भी मैंने स्किप नहीं किया। अब सर आ जाते हैं कि जो फर्स्ट टाइम इंड एस अडॉप्शन हो रहा है उसके अंदर सर आपको एक एडजस्टमेंट और करना पड़ता है। सर गौर से सुनिएगा मेरी बात। जब इंड एस अडॉप्ट होता है उस ईयर को हम बोलते हैं ईयर ऑफ कन्वर्जेंस। बेसिकली क्या हो रहा है सर, आपने अपने एएस को इंड एएस में कन्वर्ज कर दिया। मानिए आपने फर्स्ट टाइम इंड एएस अडॉप्ट किया है प्रीवियस ईयर 25-26 में, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, तो सर आपको पता है आपका ट्रांजिशन डेट क्या माना जाएगा? आपका सर ट्रांजिशन डेट माना जाएगा इस ईयर का फर्स्ट डे, यानी कि 1 अप्रैल 2025। सर 1 अप्रैल 2025 को आपको पता है क्या होगा कि देखो, इसके पहले तक का जो आपका बैलेंस शीट था वो तो सर आपका एएस के हिसाब से बन रहा था, यानी कि 31 मार्च 25 का तो बैलेंस शीट आपने एएस के हिसाब से बनाया। अब आप 31 मार्च 26 का बैलेंस शीट बनाओगे इन डेज के हिसाब से। तो सर हमने बोला कि एक काम, साल के पहले दिन एक ट्रांजिशन अमाउंट निकालिए कि ट्रांजिशन करने पर एएस से इंड एस जाने पर जो क्यूमुलेटिव इंपैक्ट पड़ा, बिकॉज इंड एस के अंदर ना बहुत ज्यादा फेयर मार्केट वैल्यूएशन के ऊपर जोर है। सो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, कुछ एक क्यूमुलेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इस क्यूमुलेटिव इंपैक्ट को आप निकालिए, और इस क्यूमुलेटिव इंपैक्ट को अब क्या प्रीवियस ईयर 25-26 के पीएल में एक संग डाल देंगे? नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इस क्यूमुलेटिव इंपैक्ट को पता है हम लोग क्या करते थे, इस क्यूमुलेटिव इंपैक्ट को हम लोग अपने अदर इक्विटी में लेकर के जाते हैं। बट सर बुक प्रॉफिट में तो लेके जाना पड़ेगा, बुक प्रॉफिट में तो हम छोड़ेंगे नहीं मैट के अंदर। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई एक बार में झटका ना लगे, एक बार में पूरे के पूरे ट्रांजिशन अमाउंट का इंपैक्ट ना पड़े, इसलिए आप एक काम करो, जो आपका ईयर ऑफ कन्वर्जेंस है यानी कि 25-26 प्लस 4 आने वाले प्रीवियस ईयर्स यानी कि 26-27, 27-28, 28-29 एंड 29-30, 1 2 3 4, हर साल 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 करके इस ट्रांजिशन अमाउंट को बुक प्रॉफिट के अंदर, अगर ये ट्रांजिशन अमाउंट क्रेडिट है तो ऐड करो यानी कि प्रॉफिट नेचर का है, और अगर ये ट्रांजिशन अमाउंट लॉस नेचर का है तो 1/5 1/5 1/5 करके लेस करो। सर गौर से याद रखिएगा, इस ट्रांजिशन अमाउंट के अंदर सर कुछ कुछ चीजों को नहीं लेना है। सबसे फर्स्ट सर, आपको अगर क्वेश्चन में मानो दे करके रखा है कि ये ट्रांजिशन अमाउंट की वैल्यू है 100 lakhs, लेकिन उसमें से 20 lakhs पर्टेन करती है कैपिटल रिजर्व को और 10 lakhs पर्टेन करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को, तो इन दोनों को हटा दीजिएगा और जो आपका 70 lakhs बचेगा इसका 1/5 लीजिएगा। गौर से याद रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको रेड में लिखा है कि कैपिटल रिजर्व हटा दो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हटा दो ऑन द कन्वर्जेंस डेट। ऑल्सो सर, अगर इस 100 lakhs के अंदर कोई ऐसा अमाउंट है जो कि सर फ्यूचर में रिक्लासीफाई हो जाएगा पीएल, तो उसको अभी क्यों लेके जाना है? जिस साल रिक्लासीफाई हो जाएगा उस साल ऑटोमेटिकली बुक प्रॉफिट में आ जाएगा, तो उसे भी हटा दो। सर अगेन, कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस है असेट्स का इंड एस 16 के हिसाब से, 38 के हिसाब से, या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का गेन लॉस है, तो मैंने आपको क्या बोला कि भाई ये जो है सीधा ईयर ऑफ डिस्पोजल के अंदर चले जाएंगे, तो इनको भी इस 100 में से हटा दीजिए। सर आपका कोई आइटम ऑफ पीपीई एंड इनटेंजिबल असेट है जो कि फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ था एज डीम्ड कॉस्ट, उससे रिलेटेड जो आपके कन्वर्जेंस डेट पर जो आपका ट्रांजिशन अमाउंट खड़ा है उसे भी आप हटा दीजिए। और तो और दो एडजस्टमेंट्स और है सर, अगर आपकी कोई भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एज एन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी जेवी या एसोसिएट है जिसके कॉस्ट को आपने ट्रांजैक्शन डेट पर फेयर मार्केट वैल्यू के तरह ट्रीट किया था, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू को डीम्ड कॉस्ट मान लिया था, तो उसके पर्टेनिंग जो आपका ट्रांजिशन अमाउंट है आप उसे भी हटा दो। और लास्ट पॉइंट है, कोई भी क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस ऑफ फॉरेन ऑपरेशन है तो आप इससे भी हटा दो। सर इनको हम क्यों हटा रहे, इनका लॉजिक हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा। देखो, ए का लॉजिक तुमको समझ में आया, ये फ्यूचर में ऑलरेडी रिक्लासिफाई हो जाएगा, आज दिमाग नहीं लगाते। सर बी और सी का भी लॉजिक समझ में आया कि सर ये असेट्स और ये इन्वेस्टमेंट्स जिस दिन डिस्पोज होंगी उस दिन देखा जाएगा। अब मैं तुमको बताता हूँ डी ई और एफ का क्या लॉजिक है। देखो डी ई और एफ के अंदर पता है क्या हो रहा है, अगेन या तो तुम्हारे इंड एस 16 या इंड एस 38 के इंटेंजिबल असेट्स है,
जिनको अभी तक तुम एएस में कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे थे, अब जैसे इंडेस है तुम्हें एफएमवी पे रिकॉर्ड करना है। तो सर अभी इंडेस के अंदर भी, हाँ, अभी इंडेस के अंदर भी तुमने इसको कॉस्ट में किया, लेकिन इंडेस बोलता है कि कॉस्ट लो डीम्ड फेयर मार्केट वैल्यू। तो आपने जो डीम्ड फेयर मार्केट वैल्यू ले लिया है सर, ये भी तो नोशनल गेन है। सर यहाँ पर भी जो आपने डीम्ड फेयर मार्केट वैल्यू को ही डीम्ड कॉस्ट ले लिया सर, ये भी तो नोशनल गेन है। तो ये भी सर जिस दिन आपके डिस्पोज होंगे उस दिन एक्चुअल गेन लॉस को ले लीजिएगा बुक प्रॉफिट में। सेम विथ फॉरेन ऑपरेशन सर, जिस दिन डिस्पोज होंगे उस दिन सर आप उसे एक्चुअल गेन लॉस के अंदर डाल दीजिएगा। आप आज उसे क्यों ले रहे हो? तो बस यही लॉजिक है इन तीन का। बाकी जितने भी एडजस्टमेंट्स है सर उनको करते हुए चलना है। अब सर हम लोग बस लास्ट के दो सब टॉपिक्स के अंदर रह गए हैं। वो है फर्स्ट ऑफ ऑल मैट क्रेडिट एंड सेकंड है सर एपीआई के केस के अंदर क्या होता है। गौर से सुनना। देखो मैट क्रेडिट में क्या है कॉन्सेप्ट। सर जिस साल मैंने मैट पे किया है, मतलब जिस साल मेरी मैट हायर थी नॉर्मल टैक्स से, उस साल सर मैंने मैट पे कर दिया, ये 150 है, ये 100 है। सर अगले साल मेरी मैट निकल करके आई 120, मेरी नॉर्मल टैक्स निकल करके आई सर 110। तो आपने बोल दिया, सॉरी, नॉर्मल टैक्स मेरी निकल करके आई 160, तो आपने बोल दिया कि भाई अगले साल तुम 160 पे कर दो। तो मैंने बोला सर ये तो चीटिंग है ना, पिछले साल सर ये हायर थी तो मैंने ये पे किया, इस साल सर ये हायर है तो इसका जो एक्सेस है उसका कुछ बेनिफिट दीजिए। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, जिस साल तुमने मैट पे किया है, जिस साल तुमने मैट पे किया है, बिकॉज मैट वाज हायर देन योर नॉर्मल टैक्स, सो द डिफरेंस बिटवीन योर मैट लाइबिलिटी एंड नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी इज अ मैट क्रेडिट विच यू कैन सेट ऑफ फॉर 15 असेसमेंट ईयर्स कमिंग। बट कब? ओनली तब जब किसी साल के अंदर नॉर्मल लाइबिलिटी जो है तुम्हारी वो मैट लाइबिलिटी से हायर होगी, तो जो डिफरेंस है इन दोनों का यानी कि 40, इस 40 को आप सेट ऑफ कर सकते हो उस साल में जिस साल आपकी नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी हायर है मैट से। ठीक है सर, ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिया। 15 असेसमेंट ईयर्स तक आपका जा सकता है, उस साल सेट ऑफ होगा जिस साल टैक्स नॉर्मल पेएबल एक्सीड्स मैट पेएबल। सर मानिए किसी ऑर्डर के कारण मेरा जो मैट लाइबिलिटी है सर वो इंक्रीज या डिक्रीज हो गया है किसी साल का, तो सर कॉरेस्पॉन्डिंगली जो टैक्स क्रेडिट है उसे भी हम इंक्रीज डिक्रीज कर देंगे उस हिसाब से। सर जब कोई कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो जाती है तो उसका मैट क्रेडिट लैप्स हो जाता है सर, बिकॉज एलएलपी के ऊपर मैट नहीं लगता है, एलएलपी के ऊपर सर एएमटी लगता है, ये याद रखिएगा। और तो और सर कोई कंपनी अगर 115BAA ले ले तो उसके ऊपर भी सर मैट नहीं लगता है, इसलिए उसे भी मैट क्रेडिट लाइबिलिटी का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। सर ये पॉइंट बहुत सिंपल है, इस पॉइंट को अभी क्विकली एक एग्जाम्पल के थ्रू तुम लोगों को समझा देता हूँ कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट का क्या पॉइंट है। तो देखो फॉरेन टैक्स क्रेडिट के अंदर सर सिंपल सा चीज है, मानिए मेरी कोई सिंगापुर से इनकम है जिसके ऊपर मैंने सिंगापुर में टैक्स भरा है 30 रुपीज सिनारियो 1 में, 40 रुपीज सर सिनारियो 2 में। अभी सर गौर से सुनिएगा, मेरी सर जो मैट लाइबिलिटी बन करके आई इस साल इंडिया में वो आई सर 40 रुपीज, और मेरी सर नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी बन करके आई 30 रुपीज। तो सर लॉजिकल सी बात है कि मेरे को सर मैट में टैक्स पे करना पड़ेगा। अब सर असेसी का बोलना है कि सर मेरी मैट क्रेडिट बन गई 10 रुपीज। डिपार्टमेंट ने बोला नहीं भाई रुको, चीज को समझो। चीज ये है कि जहां तुम्हारी फॉरेन टैक्स है 30, जिसकी फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी तुम्हें पूरी मिलेगी 30, तो वो तुमने अगर नॉर्मल टैक्स में भरा होता तो भी 30 मिलती, और तुमने मैट में टैक्स भरा है तो भी 30 मिलती। तो कोई बात नहीं, इस सिनेरियो में, सिनेरियो 1 में तुम्हारा 10 का टैक्स क्रेडिट लॉजिकल है, जायज है, चलेगा। लेकिन भाई जहां तुम्हारी फॉरेन टैक्स क्रेडिट 40 है, वहां मानो अगर तुमने नॉर्मल में भरा होता, ये नॉर्मल है और ये मैट है और ये आपकी एफटीसी की वैल्यू है, वहां जब तुमने नॉर्मल के अंदर टैक्स अगर भरा होता तो क्या तुम्हें पूरे 40 का क्रेडिट मिलता? नहीं मिलता, तुम्हें तो सिर्फ 30 का ही मिलता। बट बिकॉज तुम्हारी मैट लाइबिलिटी हायर है, तो क्योंकि तुम मैट में टैक्स भर रहे हो तो तुम्हें पूरा का पूरा फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल गया। तो फिर जितने का क्रेडिट एक्स्ट्रा तुमने यहाँ इंजॉय कर लिया है उतना यहाँ इंजॉय नहीं करने दूंगा। यू आर विथ मी? सर जो एक्स्ट्रा आपने यहाँ इंजॉय कर लिया है वो कितना है? तो वो एक्स्ट्रा है अपना
10, तो इसमें से आप माइनस करिए 10, तो इस केस के अंदर आपकी मैट क्रेडिट बन के आती है 0। बस इतना ही बोला हुआ है इस पॉइंट के अंदर। अब सर अगर आपकी यूनिट आईएफएससी में लोकेटेड है और वो सोलली कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में कमा रही है, तो फिर सर उसको 9% के रेट पे मैट पे करना है, ना कि 15%। सर सीए रिपोर्ट आपको फर्निश करना पड़ता है 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। सर क्या मैट सब कंपनीज के ऊपर लगता है? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको क्या बताया, जो कंपनी ने ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम ले लिया BAA या BAB, उसके ऊपर सर मैट नहीं लगता है। सर कोई फॉरेन कंपनी है जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर टैक्स पे कर रही है, उसके ऊपर भी सर मैट नहीं लगता है। और तो और सर कोई कंपनी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर रही है 115B का, उसके ऊपर भी मैट नहीं लगता है। और सर कोई फॉरेन कंपनी एक ऐसे कंट्री की रेसिडेंट है जिसके संग इंडिया का DTAA है और उस फॉरेन कंपनी का कोई पीई नहीं है इंडिया में, तो भी हम उसके ऊपर मैट नहीं लेते हैं। एंड अगर मानो कोई फॉरेन कंपनी एक ऐसे कंट्री की रेसिडेंट है जिसके संग इंडिया का अग्रीमेंट नहीं है, लेकिन अगर उसे इंडिया में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके ऊपर भी अपना जो मैट है वो नहीं लगेगा। सर बाकी सर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो ये बोलता है कि बाकी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऐसे लगेंगे एज इफ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज मैट के ऊपर भी अप्लाई करेगा। इसका मतलब है कि सर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी मैट के केस में भी है और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड सी भी लग सकता है मैट के केस के अंदर। रोल्टा इंडिया का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है और आगे CBDT का सर्कुलर भी है। अब सर एकदम लास्ट पॉइंट के ऊपर आ गए हैं इस वीडियो के, विच इज मैट रिलीफ इन केस ऑफ APA। सर इस कॉन्सेप्ट को बस 2 मिनट लगा करके मेरे संग सुन लो, समझ लो, क्योंकि ये 99% स्टूडेंट्स रट करके जा रहे हैं। देखो समझो सर, APA क्या है? एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट है। इसका लॉजिक पर नहीं जाऊंगा, वो ट्रांसफर प्राइसिंग के वीडियो के अंदर तुमको बता दूंगा। APA तुमको समझ में आएगा अगर तुम लोगों में से किसी ने ट्रांसफर प्राइसिंग किया, अगर नहीं किया तो अभी के लिए समझ लो कि APA के अंदर टैक्स पेयर और गवर्नमेंट बैठ जाते हैं और अग्री कर लेते हैं कि ठीक है भाई, आने वाले 5 साल के लिए और पीछे 4 साल के लिए तुम्हारा टैक्स का जो मेथड है वो ये रहेगा, इतने इतने इनकम तुम्हारे होंगे, इतने इतने टैक्स तुमको देना है। ठीक है, ये सिंपल सा है। सर प्रॉब्लम ये है कि APA के कारण या सेकेंडरी एडजस्टमेंट के कारण अगर किसी प्रीवियस ईयर का कोई पास्ट इनकम जो है मेरा, वो मेरे इस साल के प्रॉफिट का पार्ट बन जाता है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, कंपनी एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट। तो सर कोई पास्ट इनकम का मेरे इम्पैक्ट इस साल के सर प्रॉफिट के ऊपर आ रहा है, तो सर वो तो मेरे इस साल के बुक प्रॉफिट के अंदर आ गया। नाउ बिकॉज वो मेरे इस साल के बुक प्रॉफिट में आ गया, तो सर मेरे को तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे को इसके ऊपर सर मैट देना पड़ेगा। नाउ द पॉइंट इज कि एसएससी को रिलीफ मिले, इसलिए फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर गवर्नमेंट ने एक रूल इंट्रोड्यूस किया, जिस रूल ने बोला कि नहीं, डोंट वरी, अगर एसएससी एओ को अपील कर दे तो एओ उसे रिलीफ देगा, ये बोल करके कि ठीक है, ये तो जो तुम्हारी बुक प्रॉफिट बढ़ी है वो तो पास्ट इनकम के कारण बढ़ी है, तो एक काम करता हूं, मैं तुमको एक सर्टेन रिलीफ देता हूं। मैं तुम्हें कितना रिलीफ दूंगा उसके लिए उन्होंने, अब तुम लॉजिकली पहले सोचो, फॉर्मूला पर नहीं जाएंगे सर। मेरा प्रीवियस ईयर है 25-26 सर। सर मेरे को रिलीफ कितना मिलना चाहिए? मानो मेरी इनकम है 100 नॉर्मली इस साल में, और पास्ट इनकम लेकर के सर मेरी इनकम बन जाती है 130। तो कॉमन सेंस हमारा क्या बोलता है कि सर पास्ट इनकम लेकर के जितना मैट बनता और पास्ट इनकम लिए बिना जितना मैट बनता, सर इन दोनों का डिफरेंस ही मेरा रिलीफ होना चाहिए। बट एक चीज तुमने मिस कर दिया, वो ये है कि सर ये पास्ट इनकम जिस साल की थी, मानो ये पास्ट में थी 22-23 की, तो सर उस साल के तो मैट में तुमने इसे नहीं लिया था। अब तुमने उस साल के मैट में अगर इसे नहीं लिया था, तो उस साल की जो मैट लाइबिलिटी आई, और मानो तुम उसे ले लेते उस साल में, तो जो मैट लाइबिलिटी तुम्हारी बनती, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये तो तुम्हें नहीं मिलना चाहिए। भाई इस साल अगर ज्यादा लगा है तो किसी साल कम भी तो लगा है, तो दिस माइनस दिस करो, बस यही है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज डी, दिस इज सी। मैंने सॉरी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। बस इस साल की मैट लाइबिलिटी निकालो, टेकिंग द पास्ट इनकम, उसमें से इसी साल की मैट लाइबिलिटी निकालो, नॉट टेकिंग द पास्ट इनकम। अब जिस साल का वो इनकम था
उस साल की मैट लाइबिलिटी निकालो कंसिडरिंग दैट इनकम, और उस साल की एक्चुअल लाइबिलिटी निकालो जब तुमने नहीं ली थी वो वाली इनकम, जो नेट इम्पैक्ट आया, कितने का रिलीफ तुमको मिलेगा। आगे जा करके पढ़ लेना, यही वाला फॉर्मूला अपने लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है। ये रूल नंबर 10 आरबी से आता है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, ऑब्वियस सा बात है, जीरो रहेगा। सर अगर इसके कारण कोई प्रीवियस ईयर का मैट भी आप चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, ये यहाँ पर दिया हुआ है। एंड उसके लिए जो पीरियड ऑफ 4 years है वो रेकन किया जाएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय द एओ। सर एक चीज और आप समझिएगा, ये एपीए और सेकेंडरी एडजस्टमेंट दोनों के केस में अप्लाई करता है। और तो और अगर आपको ये वाला बेनिफिट लेना है तो ये तभी मिल सकता है जब जिस प्रीवियस ईयर का इनकम, मतलब आपने जिस प्रीवियस ईयर के लिए अप्लाई किया रिलीफ के लिए, मानो आपने जो हायर मैट है उसका आपने क्रेडिट इंजॉय कर लिया है, तब हम आपको किस बात का रिलीफ देंगे। आपने अगर क्रेडिट नहीं एंजॉय किया है सिर्फ और सिर्फ तभी आपको रिलीफ मिलेगा, वरना आप डबल फायदा ले लोगे। और रिलीफ आप पीछे के सालों का भी ले सकते हो, बट आपको कोई रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हमने मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे फंडास रिवाइज कर लिए हैं। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज जरूर से लाइक कर देना एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोटिवेटिंग मी टू ब्रिंग मोर ऑफ सच वैल्यूएबल कंटेंट टू यू। स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बी फियरलेस।